करो। Welcome students in Khushender sir classes. Student, today we will read the chapter The Third Level, written by Jack Finney. Students, I have taken this chapter from Vistas of class 12th. Student, before you read, now as it has been given in this book, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको कभी कोई आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है जिस पर दूसरे लोग मुश्किल से ही विश्वास करें? Let us read the chapter, student, line to line in Hindi as well as in English also. Now the presidents of the New York Central, it means मध्य न्यूयॉर्क, जो प्रेसिडेंट्स हैं, द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स. स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल यानी कि मध्य न्यूयॉर्क एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के न्यू हेवन और न्यू हेवन के यानी कि मध्य न्यूयॉर्क और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड और हार्टफोर्ड रेलवे के जो अध्यक्ष हैं विल स्वेयर ऑन अ स्टेक. स्टेक का मतलब होता है स्टूडेंट एक ढेर ऑफ टाइम टेबल. टाइम टेबल यानी कि समय सारणी का एक ढेर पड़ा हुआ है और उसके सामने वो खड़े होकर के ये सभी प्रेसिडेंट जो मध्य न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के जो अध्यक्ष हैं ये सभी कसम खाएंगे यानी कि शपथ लेंगे कि टाइम टेबल यानी कि समय सारणी के ढेर के सामने खड़े होकर दैट देयर आर ओनली टू, कि जो हमारे पास थर्ड लेवल है यानी कि कहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है कि यहाँ पर कोई थर्ड लेवल नहीं है बल्कि यहाँ पर ओनली दैट देयर आर ओनली टू, केवल यहाँ पर दो लेवल हैं, दो तल हैं. यानी कि जो नरेटर है वो हमें कहता है कि यहाँ कोई थर्ड लेवल नहीं है बल्कि यहाँ पर टू लेवल हैं यानी कि ये केवल दो ही तल हैं. बट आई से देयर आर थ्री, परंतु मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर तीन हैं. देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल. अब यहाँ पर स्टूडेंट जो नरेटर है उसका नाम चार्ली है और चार्ली कहता है परंतु मैं कहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ तीन लेवल हैं, तीन तल हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ. येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं एक स्पष्ट कदम रख चुका हूँ. ऑब्वियस हियर मीन्स स्पष्ट कदम रख चुका हूँ. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने एक दूसरे मित्र जो कि एक मनोचिकित्सक मित्र था मेरा, तो उससे मैंने बात की. आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप कि मैं थर्ड लेवल पर कदम रख चुका हूँ. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा जो एक मनोचिकित्सक फ्रेंड था उससे मैंने बात की. अमंग अदर्स, अन्य दूसरों के बीच, यानी कि मेरा जो मित्र था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और अन्य दूसरे भी मित्र थे, लेकिन उसी मित्र से जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था मनोचिकित्सक मित्र था उससे मैंने बात की. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में उसे बताया. दैट मेड माई वाइफ एंड ही सेड, और उसने कहा कि दैट इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये इच्छा को पूरी करने वाला दिन में लिया जाने वाला कोई घूमते फिरते लिया जाने वाला कोई स्वप्न है. यानी कि ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये इच्छा को पूरी करने वाला दिवास स्वप्न है या दिन में देखा जाने वाला और अपनी इच्छा को पूरी करने वाला स्वप्न है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ या एप्रेशन हूँ.
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस बात ने मेरी पत्नी को भी पागल बना दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट, परंतु उसने कहा कि दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड द रेस्ट ऑफ इट। परंतु उसने विस्तार से बताया, कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक संसार असुरक्षा से भरा हुआ है। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर, भय से भरा हुआ है, वॉर, युद्धों से भरा हुआ है, वरी, चिंता से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही अन्य चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और यह कि मैं बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी कि दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और यह कि मैं बस इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इट मीन्स नरेटर वॉन्ट टू से दैट, नरेटर ये कहना चाहता है कि अगर इस आधुनिक संसार में असुरक्षा, भय, चिंता, वरी और युद्ध से अगर घबराहट है, डर है, और अगर हम इनसे बच निकलना चाहते हैं, दिन में हम दिवा स्वप्न देख करके इससे क्या है कि हम यहाँ से बच निकलने की अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि हम दिवा स्वप्न देख सकते हैं। और दिवा स्वप्न देखने का मतलब है अपनी इच्छा को फुलफिलमेंट करने का। यहाँ पर मतलब सीधा सा एक है कि हम इस आधुनिक संसार में जो असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और ऐसी अन्य चीज़ों से जो ये भरा पड़ा है, इससे छुटकारा पाने का एक तरीका है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और बस यही कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वेल, बहुत अच्छा। हु डजंट, कौन नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, प्रत्येक, यानी कि मैं जानता हूँ, वो बच निकलना चाहता है। एवरीबडी, जिस किसी को भी, आई नो, मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, वो बचना चाहता है इन सब चीज़ों को फेस करने से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किंतु वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे किसी तीसरे तल में नहीं भटकते। बट दैट इज़ द रीजन, किंतु यही कारण है। ही सेड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र इस बात पर सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब कुछ इस ओर इशारा करता है। दे क्लेम, उन्होंने माना। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी कि मेरी डाक टिकटें इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि ये वास्तविकता से भागने का स्थायी आश्रय है। कि ये जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है, वो एक वास्तविकता से भागने का एक टेम्परेरी, यानी कि स्थायी आश्रय है, एक स्थायी सहारा है। वेल, मे बी, हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, परंतु मेरे दादाजी को वास्तविकता से भागने के लिए कोई आश्रय नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे दादाजी तो कोई परेशान नहीं थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस, वस्तुएं बहुत अच्छी थी। एंड पीसफुल इन हिज डेज, और उनके दिनों में, यानी कि इन ओल्डन डेज की वो बात करता है कि मेरे दादाजी जब जीवित थे तो ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि मेरे दादाजी को इस रियलिटी से, वास्तविकता से भागने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनके समय पर थिंग्स वर प्रीटी नाइस, वस्तुएं बहुत अच्छी हुआ करती थी। एंड पीसफुल इन हिज डेज, और उनके दिनों में बहुत सुंदर और शांतिपूर्वक थी, यानी कि बड़ी शांति थी उन दिनों में। एंड फ्रॉम ऑल आई हेयर, उन्हीं से मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे दादाजी ने ही मेरे लिए ये कलेक्शन करनी शुरू की। एंड इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और ये एक बहुत अच्छी कलेक्शन भी है, या एक टिकट संग्रहण
बहुत अच्छा है। एंड ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलरली एवरी यूएस इशू। अब वो यहाँ पर स्टूडेंट ब्लॉक का मतलब है जो 4 टिकटों के खंड हैं उनकी बात करता है कि जो यूएस में प्रचलित 4 खंड थे, संयुक्त राज्य में प्रचलित 4 टिकटों के जो खंड थे, वो ये कहना चाहता है ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलरली एवरी यूएस, यानी कि जो खंड हैं 4 खंड हैं पर्टिकुलरली एवरी यूएस, जो यूएसए में प्रचलित थे, संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित थे। इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, यानी कि प्रथम दिन वाले लिफाफे, फर्स्ट डे कवर बोलेंगे प्रथम दिन वाले लिफाफे, और बहुत कुछ, एंड सो ऑन, और बहुत कुछ। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी खुद स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, आप जानते हो। तो यहाँ स्टूडेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट फर्स्ट डे कवर, कि ये फर्स्ट डे कवर आखिर है क्या। स्टूडेंट फर्स्ट डे कवर ये होता है कि व्हेन द टिकट इज इशूड, ओके, यू वेंट टू पोस्ट ऑफिस एंड यू परचेज इट, आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, वहाँ से जो पहले दिन टिकट इशू होती है डाकखाने से, तो आप उसे परचेज करते हो एंड टेक एन एनवलप, एक एनवलप लेते हो एंड पुट अ ब्लैंक पेपर इन दैट एनवलप, और एक खाली पेपर उस एनवलप के अंदर डाल देते हो। और जो टिकट आपने परचेज की थी, विच टिकट यू हैव परचेज, जो टिकट तुमने परचेज की थी उनको आप यू पेस्टेड ऑन दैट एनवलप, और उस एनवलप पे बाहर की साइड उसे पेस्ट कर देते हो एंड पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स और इन द पोस्ट ऑफिस, और इसे आप पोस्ट ऑफिस में जाके दे देते हो, पोस्ट कर देते हो, यानी कि जो वहाँ पर पोस्ट जो बॉक्स होता है, मेल बॉक्स होता है, उसमें आप जाके इसे डाल देते हो, इसको पेस्ट करके, चिपका करके, कि भाई आपने सबसे पहले वो टिकट खरीदी और एक एनवलप लिया, एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल दिया, और उस एनवलप के अंदर ब्लैंक पेपर जो डाला जाता है उसे कभी खोला नहीं जाता, और उसके ऊपर आप वो टिकटें चिपका देते हो, अपने घर का एड्रेस लिख देते हो और उसे फिर मेल बॉक्स में डाल करके उसे पोस्ट कर देते हो। तो वहाँ पर स्टूडेंट ये जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस उस पर अपनी जो है पोस्ट मार्क लगा देता है, यानी कि पोस्ट मार्क का मतलब है वहाँ पर एक अपनी स्टैंप लगा देता है, और उस पर डेट लिखी रहती है, और जिससे प्रूव हो जाता है कि ये इस दिन पोस्ट किया गया आपका एनवलप है, यानी कि फर्स्ट डे कवर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपके घर पहुँच जाता है, आप उसे अपनी कलेक्शन में रख देते हो, और पोस्ट ऑफिस वहाँ पर डाक खाने से स्टैंप लगा करके सर्टिफाइड कर देता है कि ये उस दिन इशू हुई थी। और आपको जैसे कि हम कॉइन कलेक्शन करते हैं, ओके स्टूडेंट, लेट अस रीड अगेन। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, चलो कोई बात नहीं, यह वह है जो ग्रैंड सेंट्रल पर घटित हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछली रात गर्मियों की बात थी। आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने देर रात तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे बहुत जल्दी थी। आई वॉज इन हरी, मैं बहुत जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट होता है घर, मैं अपने घर जाने की, पहुंचने की जल्दी में था, यानी कि अपने अपार्टमेंट में पहुंचने में, कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से नगर में जाऊँ और वहाँ पर जो मेरा घर है वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं एक भूमिगत रास्ता लूँगा। सबवे हेयर मीन्स भूमिगत रास्ता, यानी कि ज़मीन के अंडरग्राउंड में जाने वाला रास्ता। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से मैं भूमिगत मार्ग लेने का मैंने निश्चय किया। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से भी कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचाता था। नाउ आई डोंट नो, नाउ अब मैं नहीं जानता था कि वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। नाउ आई डोंट नो, अब मैं नहीं कि वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ घटित क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। नेम चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। एंड 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 21 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गवर्डाइन सूट, और मैंने एक हल्के बादामी रंग का सूट पहना हुआ था। एंड आ स्ट्रा हैट, और मैंने तिनकों से बना हुआ एक हैट पहना हुआ था। विद अ फैंसी बैंड,
और जिस पर एक आकर्षक फीता या कोई रिबन लगा हुआ था। एंड आई पास्ड अ डजन मैन, और मैं लगभग दर्जनों भर इंसानों के पास से गुजरा, यानी कि लगभग 12 इंसानों के पास से गुजरा हूँगा। एंड हु लुक जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा, और मैं तो केवल लुइजा के पास जाना चाहता था। यानी कि लुइजा कौन है यहाँ पर स्टूडेंट? माई वाइफ। नरेटर कहता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुँचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, और अब मैं वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और प्रथम तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ नीचे की साइड, यानी कि देखिए स्टूडेंट, एंड वेंट डाउन, और मैं नीचे की तरफ गया। द स्टेप्स का मतलब सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल, यानी कि प्रथम तल के लिए, यानी कि जो प्रथम तल था, यानी कि अभी हमारे तीनों राष्ट्रपति ने जो है अध्यक्षों ने ये कहा था कि ग्रैंड सेंट्रल पर केवल 2 तल हैं। तो अब इसलिए उसने क्या किया कि अपने पहले तल पर गया। पहले तल के लिए अब वो सीढ़ियों पे नीचे गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं शताब्दी की तरह की रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और तब मैं दूसरे तल की तरफ नीचे की ओर चल पड़ा। एंड देन आई वॉक डाउन, फिर मैं पहले तो प्रथम तल नीचे की साइड सीढ़ियाँ थी उनके द्वारा गया और प्रथम तल पर गया। फिर उसके बाद मैं फिर नीचे गया सीढ़ियों पर अनदर फ्लाइट लेने के लिए। अनदर फ्लाइट का मतलब है दूसरी जो तल है, दूसरे तल पर जाने के लिए फिर मैं दोबारा नीचे उतरा। एंड वेयर द सबवर्बन ट्रेन्स, जहाँ से सबवर्बन ट्रेन्स जो है लीव्स फ्रॉम का मतलब वहाँ से चलती थी। सबवर्बन का मतलब होता है स्टूडेंट उपनगरीय रेलगाड़ियाँ जहाँ से रवाना होती थी। लीव्स का मतलब है रवाना होना। कि देखिए वेयर द सबवर्बन ट्रेन्स लीव्स फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय गाड़ियाँ रवाना होती थी। उपनगर का मतलब हेयर मीन्स जो एक बड़ा शहर होता है उससे जो छोटे छोटे शहरों के लिए जाने वाली गाड़ियाँ। एंड डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे, और इसके बाद डग्ड का मतलब है अंदर घुसना। जैसे कोई बतख जो है कोई पानी में डुबकी लगाती है, तो ऐसे ही मैं क्या नीचे ही तो जा रहा था, तो नीचे क्या है आर्च डोरवे। आर्च डोरवे स्टूडेंट कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि ये होता है इस टाइप से जो बना हुआ दरवाज़ा होता है। तो आर्च गोल तोरण द्वार जिसको बोलते हैं, या कोई जैसे अगर आपने देखा हो तो गाँवों के बाहर जहाँ पंचायत होती है, या एक प्रकार से इंडिया गेट टाइप से इस टाइप से, जैसे इंडिया गेट का हमारा मैप है, इंडिया गेट का जो गेट है उसी टाइप से एक आर्च वे डोर था, यानी कि एक दरवाज़ा था, और मैं उसके अंदर घुस गया। डग्ड इनटू अ आर्च डोरवे, मैं एक तोरण द्वार, यानी कि या ये कह सकते हैं कि एक मैं मेहराब द्वार में अंदर घुस गया। एंड हेडिंग फॉर द सबवे, और जो सबवे का मतलब है जो नीचे भूमिगत की ओर जाती थी। उस दरवाजे के अंदर एक ज़मीन के अंदर और रास्ता निकलता था, ज़मीन के अंदर की साइड जाता था। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उस मेहराब द्वार के अंदर यानी कि मुख्य दरवाजे की ओर गया और उसमें अंदर जब मैंने एंट्री की तो मैं वहाँ से गायब हो गया। एंड गॉट लॉस्ट, और गायब हो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, और ऐसा करना बहुत आसान था। आई हैव बीन इन, क्योंकि मैं बहुत बार अंदर जा चुका था। एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, और मैं सैकड़ों बार, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल में अंदर गया और बाहर आया सैकड़ों बार। तो ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान था। एक बार स्टूडेंट आई वुड लाइक टू रिपीट दिस अगेन। आई हैव बीन इन, मैं बहुत बार अंदर गया। एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, यानी कि सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल में अंदर गया और बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, परंतु मैं हमेशा एक नए डोरवेज यानी कि दरवाज़ों पे निकला। एंड स्टेयर, सीढ़ियों से निकला। एंड कॉरिडोर, और यानी कि गलियारे पर निकला। यानी कि मैं जितनी भी बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर गया
तो मैं सैकड़ों बार जा चुका था, लेकिन जब भी मैं उसमें से अंदर से बाहर निकलता था तो मैं कई बार मतलब हमेशा हर बार अलग अलग दरवाजे, सीढ़ियों और गलियारों से निकलता था। एंड वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार मैं एक लगभग लंबी सुरंग में घुस गया। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक बार सुरंग में घुस गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और मैं फिर रूजवेल्ट होटल के जो लॉबी थी, यानी कि उसका जो लॉबी जो होती है, जैसे गैलरी होती है, मैं उसमें बाहर आकर के निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस, और एक दूसरी बार मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग, यानी कि एक कार्यालय की इमारत में पहुंच गया। ऑन 46 स्ट्रीट, जो लगभग जिसका एड्रेस था 46वीं गली थी, और 3 ब्लॉक्स अवे, लगभग 3 मील दूर। यानी कि अब मैं एक बार जब उस टनल में गया तो एक दूसरी बार जब उस टनल में गया तो मैं लगभग 3 खंड दूर और 46वीं गली में एक कार्यालय की इमारत में पहुंच गया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. Student, this is very important question. Grand Central is growing like a tree. Sometime I think, कई बार या कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, I think Grand Central is growing like a tree, कि Grand Central एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, और जिसमें से नए नए गलियारे, एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और सीढ़ियों के रूप में फैला हुआ है, या जिसमें से अनेकों सीढ़ियाँ जैसे रूट, जड़ फैली हुई होती हैं, जड़ों के रूप में सीढ़ियाँ और गलियारे निकल रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि उस पेड़ की सीढ़ियाँ एक प्रकार से वो जड़ जैसे फैलती है पेड़ की, उसी तरीके से इस ग्रैंड सेंट्रल के नए नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ों के रूप में फैलते हुए एक वृक्ष की तरह बढ़ते हुए मैंने देखा, या मैंने सोचा कि ये उसकी तरह बढ़ रहा है। एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट, यहाँ शायद एक लंबी सुरंग है। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट, कि शायद यहाँ पर एक लंबी सुरंग है। दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इसका रास्ता अंदर शहर के नीचे से जाता है। यानी कि ये बात भी किसी ने फील नहीं किया होगा कि नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर, कि इसके अंदर से भी कोई रास्ता निकलता है। द सिटी राइट नाउ, यानी कि इसका रास्ता शहर के नीचे से भी कहीं निकलता है, शहर के अंडर द सिटी राइट नाउ, एंड ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर तक जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक शायद एक लंबी सुरंग है। ये वो कहता है कि देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद यहाँ पर एक लंबी टनल है। एंड दैट नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इस शहर इसका रास्ता जो है शहर के नीचे से जो है निकलता है, और वो कहाँ तक जाता है, यानी कि टाइम स्क्वायर तक जाता है। एंड अंडर द सिटी राइट नाउ एंड ऑन इट्स वे टाइम स्क्वायर, और ये टाइम स्क्वायर तक जाता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि शायद ये रास्ता सेंट्रल पार्क तक भी जाता हो। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और ये एक प्रकार से क्योंकि कई लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल एक निकास द्वार बना रहा है। एंड फॉर सो मैनी पीपल, और लोगों के लिए, इतने लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, पिछले कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट, ग्रैंड सेंट्रल एक निकास द्वार रहा है, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल से लोग निकलते करते रहे हैं। अ वे ऑफ एस्केप, यानी कि एक तरीका या एक रास्ता बच निकलने का। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है कि हो सकता है कि ऐसी एक सुरंग में से मैं भी अंदर चला गया हूँ। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि हो सकता है कि मैं भी एक किसी सुरंग में अंदर चला गया हूँ। एंड बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, किंतु मैंने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को इस बारे में
कभी भी नहीं बताया। तो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। और अब जो गलियारे जो गलियारा है, द कॉरिडोर है, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। अब मैंने कॉरिडोर से, गलियारे में से मैंने जब एंट्री की तो आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, यानी कि लेफ़्ट की तरफ मैं मुड़ गया। अब गलियारे में मैंने अंदर प्रवेश किया और बाईं ओर मुड़ गया एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और उसके बाद फिर सीधा बिल्कुल नीचे की साइड झुकता चला गया। आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। मैंने सोचा कि ये रास्ता गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु फिर भी मैं उस पर चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप। जो भी कुछ मैं सुन सकता था वहाँ पर मैंने अपना चलना जारी रखा और केवल खाली ध्वनि ही मैं सुन सकता था, अपने पैरों की चहलकदमी की आवाज़ ही सुन सकता था। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड। जो भी कुछ मैं सुन सकता था वो केवल एक खोखला साउंड था ऑफ माई ओन स्टेप, मेरे खुद के पैरों के चलने की आवाज़ का। एंड आई डिडंट पास आ सोल। और मैं वहाँ किसी के भी पास से नहीं गुजरा। सोल का मतलब किसी आत्मा के पास से नहीं गुजरा, इनकी किसी इंसान के पास तक से भी नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट ऑफ हॉलो रॉर अहेड। और तब मैंने आगे आवाज़ सुनी, और तब मैंने सुना कि आगे कोई खोखली आवाज़ है। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस, और जिसका सीधा सा अर्थ था कि आगे रास्ता खुला हुआ था। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। और अब इसके बाद जो सुरंग थी वो दाईं ओर एक तीखा मुड़ रही थी, यानी कि द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब जो टनल थी, सुरंग जो थी, वो बिल्कुल जो हम ये कह सकते हैं कि एक तीखा मोड़ था उस पर, उस ओर मुड़ रही थी जो टनल थी। एंड आई वेंट डाउन आ शार्प फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और फिर उसके बाद मैं छोटी सी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा, यानी कि डाउन, आई वेंट डाउन, मैं नीचे चला गया। आ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि छोटी सी सीढ़ियों पर। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। और जब मैं उन सीढ़ियों पे नीचे की ओर चल पड़ा तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बाहर मैं निकला। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं वहाँ से उन सीढ़ियों में से बाहर आया और थर्ड लेवल पर पहुँच गया ग्रांड सेंट्रल के। एंड फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक क्षण के लिए तो मैंने ये सोचा कि मैं शायद सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, परंतु मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे कमरे बहुत छोटे थे। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, व्हाट वाज देयर ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ क्या क्या उसने देखा वही आपने मेंशन करना है। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, परंतु मैंने वहाँ देखा कि मैं सेकेंड लेवल पर नहीं हूँ, वहाँ पर तो कमरे भी छोटे छोटे हैं। एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, टिकट विंडो जैसी होती हैं वो खिड़कियाँ बनी हुई है। एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ट्रेन की गेट्स भी बने हुए हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीच में एक इंफॉर्मेशन यानी कि पूछताछ कक्ष भी बना हुआ है, सेंटर भी बना हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन बूथ भी बना हुआ है। एक वाज वुड जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और बीच में यानी कि इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था और जो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और ऐसे लग रहा था बहुत पुराना हो। एंड द मैन इन द बूथ वॉर आ ग्रीन आई शेड, और जो आदमी बैठा हुआ था उस बूथ में उसने एक हरे कलर के चश्मे पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसने एक लंबे स्लीव्स प्रोटेक्टर भी पहने हुए थे, यानी कि एक तो हरा चश्मा और लंबे काले आस्तीन के रक्षक पहने हुए थे, यानी कि आस्तीन को अपनी को ढकने के लिए कुछ प्रोटेक्टर पहने हुए थे, जैसे कोई कपड़ा पहन लेते हैं जैसे आजकल गर्मियों में निकलते हैं तो। एंड द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ पे जो लाइट थी यानी कि प्रकाश जो था वो बहुत मध्यम था, धीमा था, और एक प्रकार से वो फ्लिकरिंग कर रहा था। शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब झिलमिलाहट कर रहा था। देन आई सा वाई, तब मैंने देखा क्यों। पर ओपन फ्लेम गैस लाइट, आखिर वो प्रकाश कभी कम कभी तेज़ कभी कम क्यों हो रहा था, क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट जलने वाली ये मसाल थी। मसाल जैसे कि पुरानी फिल्मों में, ओल्ड मूवीज़ में आपने देखा होगा, जैसे कि मसाल होती है तो इसमें से आग निकल रही थी मसाल टाइप से। तो ये जो है खुली ज्वाला गैस का प्रकाश था।
नाउ देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। अब स्टूडेंट वहाँ फर्श पर ब्रास यानी कि पीतल के पीकदान रखे हुए थे। फर्श पर ब्रास के स्पिटन्स होता है, जैसे पान खाते हैं तो पीक थूकते हैं, तो वो थूकने के लिए वहाँ पर फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन आ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। और फिर मैंने स्टेशन पर एक प्रकाश की झलक देखी और जिसने मेरी आंखों को पकड़ लिया। अब देखिए, देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे, और अक्रॉस द स्टेशन, पूरे स्टेशन पर आ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, और जो प्रकाश की एक झलक थी वो मेरी आंखों में पड़ी। यानी कि पूरे उसको जब मैंने देखा स्टेशन पर, तो प्रकाश की एक झलक जो थी वो मेरी आंखों में पड़ी, यानी कि मेरी आंखों की तरफ पड़ी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और एक आदमी, अब मैंने देखा वहाँ पर, तो अपनी कमर की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। तब मैंने देखा कि प्रकाश मेरी आंखों पे पड़ा, और उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी, मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक आदमी सोने की घड़ी निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी कि अपनी कमर में, जैसे चेस्ट पर एक जेब, अंदर बनियान पहनते हैं और उसमें कोई जेब होती है, उस जेब में जिससे कोई चोरी ना हो जाए, गिर ना जाए, तो उस वेस्ट पॉकेट से उसने एक घड़ी निकाली। अपनी कमर की जेब से एक सोने की घड़ी निकाली। ही स्नैप ओपन द कवर। फिर उसने उस घड़ी के ढक्कन को खोला। एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और उसने उस घड़ी पर दृष्टि डाली। एंड फ्रॉन, और अपनी त्योरियों को चढ़ाने लगा। एंड ही वॉर आ डर्वी हैट, और उसने एक डर्वी हैट पहना हुआ था, डर्वी टोप पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन, और यानी कि उसने ब्लैक फोल्ड और छोटे मोड़ वाला एक 4 बटन का कोट पहना हुआ था, सूट विद टाइनी लेपल्स जिसकी छोटी छोटी कॉलर थी और जिसमें 4 बटन लगे हुए थे, ब्लैक कलर था उनका, ऐसा उसने एक कोट भी पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बियर मस्टैच, और अब उसकी बड़ी, बिग का मतलब बड़ी, और हैंडल बियर का मतलब है जैसे भगत सिंह की मूछें नुकीली हुआ करती थी, तो उसकी बड़ी काली और नोकदार मूछें थी। एंड देन आई लुक्ड अराउंड, और फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन, और मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग स्टेशन पर, इन द स्टेशन पर वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, लगभग 1890 के समय के वस्त्र पहने हुए था। यानी कि स्टेशन पर मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति 1890 के टाइम में जो पहने जाने वाले कपड़े थे, उस टाइप के कपड़े उन्होंने सभी ने पहने हुए थे। एंड आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, और मैंने कभी भी इतनी अपने जीवन में, आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी अपने जीवन में इतनी लंबी घनी दाढ़ी भी नहीं देखी थी, कि लोग जो है घनी और बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रहे थे उस समय पर। एंड साइड बर्न्स, उनकी कलमें भी थी। एंड फैंसी मस्टेसेस इन माई लाइफ, और शौकिया मूछें भी लोगों ने बना रखी थी। यानी कि वहाँ जो लोग थे उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, साइड बर्न्स, कान के पास जो कलम होती हैं वो बड़ी बड़ी थी, और फैंसी मस्टेसेस थी, यानी कि शौकिया तरीके की, यानी को टाइप की शौक के लिए रखनी जाने वाली जो मूछें थी वो थी। और ऐसा मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। यानी कि अब वो जब अपने एग्जिस्टिंग संसार में रह रहा था, अब तो वो ओल्ड में पहुंच गया था, क्योंकि 1980 में पहुंच गया, लगभग 1890 में, सॉरी 1980 नहीं बल्कि 1890, 1890 में पहुंच गया। तो अब वहाँ पर क्या है कि लोग जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, कलमे रखा करते थे, और शौकिया मूछें रखा करते थे, और ऐसी एग्जिस्टिंग संसार में चार्ली ने कभी देखी नहीं थी। वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब चार्ली कहता है कि मैंने एक महिला को रेलगाड़ी के द्वार से चलकर आते हुए देखा। यानी कि अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, उसने देखा कि एक जो औरत है वो रेलगाड़ी के द्वार से चल कर के आई। एंड सी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन, और उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने अपनी जो पैर थे उन पर ड्रेस, यानी कि वॉर अ ड्रेस, एक ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन जैसी स्लीव्स, जैसे स्लीव्स टाइप से हल्के, यानी कि जैसे सलवार टाइप से, एक मतलब इस टाइप से पहना हुआ था पैरों में।
एंड स्कर्ट्स, और उसके ऊपर से उसने स्कर्ट्स पहनी हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने जो बटन वाले जूते हुआ करते थे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जो मतलब डकैत वगैरह पहना करते थे, जो ऊंची एड़ी के हिल्स हुआ करते थे और उनके उनमें चेन लगी रहती थी और जो घुटनों तक आते थे, ऐसे बड़े बड़े ऊंचे मतलब बटन वाले जूते, और उनके ऊपर उसने जो अपनी एक मटन स्लीव्स पहनी हुई थी, यानी कि सलवार टाइप से, और उसके ऊपर उसने जो है एक स्कर्ट पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, और उस महिला के पीछे, यानी कि उसके पीछे पटरियों पर, आउट ऑफ द ट्रैक का मतलब है यहाँ पर पटरियों पर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर, मैंने देखा कि उस महिला के पीछे ट्रैक पर एक लोकोमोटिव था। लोकोमोटिव का मतलब होता है स्टूडेंट एक इंजन, जैसे कोई रेल का इंजन हो, कि मैंने एक रेल के इंजन की एक झलक देखी। और अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, एक बहुत ही छोटा कुरियर और ईव्स कंपनी का बना हुआ था, यानी कि ये स्टूडेंट एक बहुत छोटा कुरियर था और ये ईव्स कंपनी का बना हुआ था। लोकोमोटिव इंजन को बोलते हैं। विद अ फनल, फनल का मतलब है जैसे टनल तो होती है सुरंग, फनल का मतलब होता है स्टूडेंट कीप टाइप से आकार की उसमें एक चिमनी बनी हुई थी। शेप्ड स्टैक का मतलब एक चिमनी बनी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे ये मालूम पड़ा। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय, और इसे और पक्का करने के लिए, टू मेक श्योर, इसे और पक्का करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़पेपर सेलिंग करने वाले एक लड़के के पास गया, यानी कि वहाँ पर एक समाचार पत्र बेचने वाला एक लड़का था, तो उसके पास गया। एंड आई ग्लांस्ड एट अ स्टेक ऑफ पेपर, और मैंने एट हिज फीट, उसके पैरों में जो पड़े हुए जो न्यूज़पेपर का ढेर था, पहले क्या करते थे ज़मीन पे ही डाल लेते थे न्यूज़पेपर को और सेलिंग किया करते थे, आजकल भी बस स्टैंड पे मिल सकते हैं इस टाइप से। और वहाँ पर मैंने दृष्टि डाली उस ढेर पर, जो न्यूज़पेपर का ढेर था जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। उस लड़के के पास जब मैं गया तो इट द वर्ल्ड, उसके जो मैंने देखा वो जो ढेर था उसमें जो न्यूज़पेपर पड़े हुए थे वो द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर था, यानी कि ये समाचार पत्र था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड था यानी कि न्यूज़पेपर पिछले कई वर्षों से नहीं छपा था। एंड द लीड स्टोरी सेड दैट, और उसमें जो न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पर जो कहानी छपी हुई थी, मुख्य समाचार में जो कहानी छपी हुई थी, लीड स्टोरी थी, सेड दैट, वो ये बताती थी समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था, वो कहानी बताती थी। एंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैंने उसका जो प्रथम पेज था सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो मैंने ये पाया कि वो न्यूज़पेपर जो था वो 11 जून 1894 का छपा हुआ था, और मैंने वो जो फर्स्ट पेज था उसका जिस पर ये राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में स्टोरी लिखी हुई थी और द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर था, तो इसको मैंने ये पाया कि ये एक सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में मैंने इसे देख लिया। अब यानी कि जब वो एग्जिस्टिंग संसार में आ गया होगा, नए संसार में आ गया होगा, थर्ड लेवल से वापस जब आ गया, तो उसने वो एक जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसकी फाइलों में उसे उसने देखा। तो आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हियर, अब मैं टिकट खिड़कियों की तरफ मुड़ा और ये जानते हुए कि यहाँ पर, आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हेयर का मतलब ये जानते हुए कि यहाँ मैं टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा। अब यानी कि फिर वो वापस पुराने, अभी तो देखो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की बात कर रहा था कि भाई मैंने जो है सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में यानी कि वो न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज देख लिया जो 18 जून 1894 में छपा था, लेकिन अब वो फिर दोबारा पुराने थर्ड लेवल की बात कर रहा है जब वहाँ पर था वो। तो वो ये कह रहा है कि मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा, जैसा कि मैं जानता था, जानते हुए कि यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, कि ग्रांड सेंट्रल का ये तीसरे तल पर मैं हूँ। अब डैश 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 का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ और भी उसने बातें कही हैं, लेकिन एक ही बात कही कि उसने ये कहा कि मैं अब ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पर हूँ और आई कुड बाय टिकट्स, मैं वहाँ से टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइजा एंड मी,
जो कि मुझे और लुइसा को दोनों को ले जा सकती थी एनीवेयर, कहीं भी इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकती थी। वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते थे। अब वो सीधा सा ये कहना चाहता है कि मैं वहाँ से 2 टिकटें खरीद सकता था, और जहाँ से मैं और लुइसा यानी कि मेरी पत्नी दोनों ही हम यूनाइटेड स्टेट के किसी भी जगह पर जाना चाहते थे, वहाँ पर हम जा सकते थे। वी वांटेड टू गो एंड इन द ईयर 1894, और अब 1894 की वो बात कर रहा है कि 1894 में एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सवर्थ इलिनॉइस, और मैं गेल्सवर्थ इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था। अब वो कहता है कि मैं 2 टिकटें खरीदना चाहता था वहाँ पर। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? एंड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, और यह अभी भी एक अद्भुत कस्बा है, आश्चर्यजनक नगर है। एंड विद बिग ओल्ड फ्रेम, और जहाँ पर बड़े पुराने किस्म के फ्रेम हाउसेज हैं, यानी कि जहाँ पर बड़े पुराने किस्म के घर हैं। एंड ह्यूज लॉन्स, और बड़े बड़े विशाल बगीचे हैं। एंड द ट्रमेंडियस ट्रीज, और बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। एंड हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और जिनकी शाखाएं ऊपर की ओर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और रूफ द स्ट्रीट्स का मतलब है गलियों के लिए छत की भांति हैं। और ये देखिए जो गलियों में, यानी कि एक पेड़, वो ये कहता है कि वहाँ पर बड़े बड़े विशाल जो हैं बगीचे हैं, और ट्रमेंडियस ट्रीज़, और बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखाएं जो हैं वो ऊपर छतों तक मिलती हैं। एंड रूफ दैट द स्ट्रीट, और उन गलियों के लिए वो छत का काम करते हैं, यानी कि जैसे हम पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो वो एक प्रकार से ऊपर जो पेड़ होता है वो रूफ की तरह होता है। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि गर्मियों की जो शाम हुआ करती थी वो लगभग दुगनी बड़ी होती थी। एंड द पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन में, अपने यानी कि लोग बाहर अपने बगीचों में बैठे हुए होते थे। एंड द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और आदमी जो है सिगार पिया करते थे, वहाँ पर बगीचे में बैठ जाते थे, और पुरुष सिगार पीते हुए टॉकिंग क्वाइटली, और शांत बैठ कर के बातें किया करते थे। एंड द वुमेन वेविंग पाल्म लीफ फैंस, और औरतें जो हैं वो ताड़ के पत्तों से वो क्या है कि पंखे हिलाती रहती थी। वुमेन वेविंग का मतलब हिलाना, जैसे कि अब आजकल तो फ़ैन हो गए हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, लेकिन पहले क्या हाथ से चलाया जाने वाला पत्तों से बना लिया कोई फ़ैन बना लिया, उसको हिलाते रहते थे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, क्योंकि चारों ओर जुगनुओं का झुंड हुआ करता था, या एक प्रकार से मक्खी मच्छर हुआ करते थे, तो उनको भगाने के लिए वो हर समय गर्मी भी लगा करती थी, तो हाथ से पंखा हिलाती रहती थी। इन पीसफुल वर्ल्ड, और इस शांतिपूर्ण संसार होता था, और इस शांतिपूर्ण संसार में औरतें जो हैं वो हाथ से पंखा किया करती थी, आदमी क्या है हुक्का पिया करते, सिगार पिया करते थे, और आपस में बैठ कर के बात किया करते थे, बरामदे में बैठ जाते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, टू बी बैक यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पहले, यानी कि टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और भविष्य में 40 वर्ष के पश्चात, यानी कि 40 वर्ष बीत जाने के बाद होने वाला जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे ये पहले की बात थी। लेकिन एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं वहाँ जाने के लिए 2 टिकटें चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेरी, अब क्लर्क ने किराए की गणना की। फेरी का मतलब है यहाँ पर जो किराए के लिए जो चार्ली ने 2 टिकट लेना चाहता था लुइसा के लिए, यानी कि गेल्सवर्थ इलिनॉइस के लिए, जहाँ वो टिकट लेना चाहता था अपनी पत्नी और अपने लिए। अब वो कहना चाहता है कि क्लर्क फिगर्ड द फेरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि क्लर्क ने गणना की, यानी कि पैसे को गिना। तो ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, जब मैंने उसको पैसे दिए तो वो क्या, उन जब पैसों को गिन रहा था तो उसने वो देख रहा था कि मैंने एक फैशनेबल टाइप का एक हैट पहना हुआ था जिस पर एक रिबन भी बंधा हुआ था। बट ही फिगर्ड द फेरी, परंतु जब उसने पैसे को गिना, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास यानी कि पर्याप्त इतना पैसा था कि मैं 2 कोच टिकट खरीद सकता था, यानी कि 2 टिकटों के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा था। 1 वे, एक तरफा, यानी कि मैं सीधा जा सकता था, वापस आ नहीं सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट, परंतु जब मैंने
उनको गिना द मनी, जब मैं उनको गिन करके दे रहा था, ये स्टूडेंट देखिए क्लर्क के गिनने से पहले की अब वो बात कर रहा है, परंतु जब मैं खुद गिन रहा था पैसे देने के लिए, एंड लुक अप, और तब मैंने ऊपर अपनी निगाहों को उठा करके देखा, एंड द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क जब मैं गिन रहा था इन नोटों को तो वो मेरी तरफ देख करके घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल, अब उसने मेरे इन पैसों को देख करके गर्दन को हिलाया, एंड दैट्स एम नॉट मनी, अब उसने कहा कि श्रीमान ये पैसा नहीं है मिस्टर श्रीमान, ही सेड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी, और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हो तो यू वॉन्ट गेट री फार, तो तुम ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और अब लेकिन चार्ली ने क्या किया कि जो क्लर्क था उसी के बराबर में जो ड्रॉर था जहाँ उसके पैसे रखे हुए थे, तो उसकी तरफ उसने निगाह डाली। अब उसने अपने पास रखे हुए नोट जो दराज में रखे हुए थे उसकी तरफ निगाह डाली, एंड ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, अब उसने वास्तव में देखा कि जो पैसे थे वो पुरानी किस्म के पुर्जों की तरह थे, यानी कि पुरानी किस्म के जो बिल होते हैं, यानी कि जैसे 10-10 के नोट बिल होते हैं स्टूडेंट, और ये जो है अगर हम बात करें बिल की तो जैसे 10-10 के नोट हो गए, 100 का नोट की बात करें तो उसे हम डॉलर कहें। तो ऑफ कोर्स वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, पैसे जो थे वो वास्तव में पुरानी किस्म के पुर्जों के रूप में थे, यानी कि जैसे लूज करेंसी के रूप में थे, एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, और लगभग आधे, जैसे पुराने टाइम में तो डबल थे पर इस टाइम में आधे हों, यानी कि जैसे छोटा नोट हो और उस टाइम में वो उसका डबल बड़ा नोट हो। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, यानी कि लगभग पैसे से जितना उसके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में आधुनिक संसार में चलता था उतने पैसा नाउ वी यूज नाउ डेज, जितना कि आज के दिनों में हम प्रयोग करते हैं, तो पुराने दिनों में पैसा जो है बढ़ा था। जैसे आज का 10 का नोट और पुराने 10 का नोट अगर आप देखें तो डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। पुराने टाइम में थोड़ा पैसा डबल हुआ करता था, यानी कि बड़ा हुआ करता था, एंड द डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता था। आई टर्न अवे, और अब मैं वापस मुड़ा, एंड गॉट आउट फर्स्ट, और मैं वहाँ से जल्दी खिसक लिया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि वहाँ कोई अच्छी बात नहीं थी जेल जाना, इवन इन 1894, और यहाँ तक कि 1894 में जेल जाना कोई एक ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी। एंड दैट वाज दैट, और बस अब यही था और ये वो बात थी, एंड दैट वाज दैट, और अब ये वो बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मेरे विचार में कि मैं उसी रास्ते से वापस लौट गया जहाँ से मैं आया था। आई लेफ्ट द सेम वे, यानी कि अब मैंने बस वो यही बात थी कि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, एंड आई सपोज, मैंने अनुमान लगाया, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, यानी कि अब वो ड्यूरिंग लंच आवर, जब वो खाना खाने का समय होता है, यानी कि भोजन अवकाश के दौरान दोपहर के समय, अब मैंने ये सोचा, प्लान बनाया कि आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, कि मैं अपने बैंक से $300 यानी कि $300 रुपये निकाल लूँगा। नियरली ऑल वी हैड, जितने लगभग मेरे पास थे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद लूँगा। दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अब इस बात ने वास्तव में, जब उसने, अब ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की बात कर रहा है, जब वो यहाँ थर्ड लेवल से वापस आ गया था तो उसने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपनी ये बात बताई। तो अब उसने कहा कि भाई मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास $300 थे, और मैं अब उनसे क्या है, अगर मान लीजिए नए वाले डॉलर, क्योंकि उसकी जेब में नया नोट होगा, क्योंकि अब वो पुराने संसार में चला गया तो नए संसार के नोट लेकर पहुंच गया था। अब वो अगर नए नोट देगा तो वो तो वाकई में उसे क्या है, बिल्कुल एकदम से फेक समझेंगे। तो इसलिए उसने प्लान बनाया कि जो उसके पास $300 थे वो उन पैसों को निकाल लेगा और पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद लेगा उनसे। बाय ओल्ड मनी, तुम इससे क्या है कि पुराना पैसा खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डॉलर, लगभग किसी भी कॉइन डॉलर से। अब उसने ये प्लान बनाया कि मैं $300 जो मेरे बैंक में है उनको मैं निकाल लूँगा, और उसके बाद इससे क्या है कि पुराने पैसे खरीद लूँगा किसी भी कॉइन डीलर से। एंड बट यू हैव टू अ प्रीमियम, परंतु उसके लिए तुम्हें क्या है, एक अधिशुल्क देना होगा, यानी कि थोड़ा सा पैसा, जैसे कि $300 हैं तो उसके 200
जो ओल्ड स्टाइल करेंसी आएगी, एंड माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरे $300 में से $200 से भी कुछ कम पुरानी मुद्रा मुझे मिली। बट आई डिडेंट केयर, परंतु मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, क्योंकि उस समय 1894 में अंडे जो बिका करते थे वो 13 सेंट प्रति दर्जन के हिसाब से मिला करते थे, यानी कि 13 सेंट जैसे 13 पैसे हो गए, और उसमें जो है 13 ही 12 जो है उसमें खरीद लिए जाएँ, तो क्योंकि वो उस टाइम में सस्ते थे। तो बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु मैंने दोबारा कभी गलियारा नहीं मिला। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु मुझे अब दोबारा ये गलियारा भी कभी नहीं मिला। दैट लीड्स मी टू थर्ड लेवल, जो मुझे तीसरे तल पर पहुंचा दे। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे एक बार आने के बाद उसने खूब कोशिश की कि मैं वापस थर्ड लेवल पे चला जाऊं, लेकिन उसे वो रास्ता कभी भी नहीं मिला। तो लुइजा वाज प्रेटी वरीड, लुइजा जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई। लुइजा वाज प्रेटी वरीड, लुइजा जो है बहुत चिंतित हुई। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो भी ये नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल की ओर अधिक पहुंचूं या उसे खोज करूं। देखिए, एंड डिडंट वांट मी, और लुइजा भी नहीं चाहती थी मुझसे टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, कि मैं भी थर्ड लेवल को दोबारा सोचूं। उसने सोचा, जब मैंने लुइजा को जाकर के बताई तो उसने भी मेरे को पागल समझ बैठी थी, वो गॉन मैड। और लुइजा को जब मैंने ये बात बताई कि थर्ड लेवल के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ जो इस संसार में है ही नहीं, तो वो भी लगभग सी पागल हो गई। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और एक क्षण के लिए मैंने भी उसे तलाश करना, कुछ समय के लिए भी मैंने क्या है उसे तलाश करना बंद कर दिया। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, मैंने भी बंद कर दिया, लौट गया। एंड बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, और अब हम दोनों ही खोज रहे थे। अब देखिए लुइजा, और जब मैंने उसको वो बात बताई तो अब क्या है कि मैंने उसे कभी भी तलाश करना अब जारी नहीं रखा, मैं अब उसको नहीं ढूंढ रहा था। तो मैंने क्या किया कि अब मैंने उसको थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया, परंतु उसको क्या है डाउट सा बना रहा, तो इसलिए वो क्या है अपनी कॉइन जो उसकी कलेक्शन थी, स्टैम्प कलेक्टिंग, उसकी तरफ वो गया। उन जो 4 ब्लॉक्स थे उसके, उनको वो ढूंढने लगा जो उसके दादाजी ने स्टार्ट किया था। और अब आजकल चार्ली जो है खुद उसका, तो मैंने एक क्षण के लिए मैंने भी उसकी कुछ समय के लिए तलाश करना बंद कर दिया थर्ड लेवल को। एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं भी अपनी डाक टिकटों की तरफ वापस लौट गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ही ढूंढ रहे थे डाक टिकटों में। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ते हम यानी कि सैटरडे और संडे को ढूंढते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि एक प्रूफ था, क्योंकि भाई पुराने ओल्डन टाइम से कलेक्शन चलती आ रही थी, तो अब हमारे पास भी प्रूफ था कि दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, अब मेरा जो फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम वेनर, वो क्या है लापता हो गया था। नो बॉडी न्यू वेयर, और अब वो कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गया था। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, परंतु मुझे थोड़ा सा शक था, बिकॉज क्योंकि सेम्स इज सिटी बॉय, कि सेम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सवर्थ, और मैं उसे गिल्सवर्थ के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं वहाँ स्कूल जाता था, यानी कि मैं भी अपने फ्रेंड सेम के साथ जब स्कूल जाया करता था तो मैं भी उसको बताया करता, वो भी मुझे कुछ कहानियाँ बताया करता। तो आई यूज टू टेल हिम, मैं उसे बताया करता था अबाउट गिल्सवर्थ के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, यानी कि जब मैं स्कूल वहाँ गया। एंड ही ऑलवेज सेड, यानी कि अब ये क्लियर होता है कि चार्ली ने स्टडी कहाँ से की, गिल्सवर्थ से की। अब वो रह भी कहाँ रहा है, इलिनॉइस गिल्सवर्थ में रह रहा है। एंड ही ऑलवेज सेड, प्रेजेंट में वो इलिनॉइस गिल्सवर्थ में रह रहा है, क्योंकि वो थर्ड लेवल से भी टिकट कहाँ की लेना चाहता था, अपने और लुइजा के लिए, इलिनॉइस गिल्सवर्थ के लिए। तो ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस। तो स्टूडेंट, जब मैं वहाँ स्कूल जाया करता था, तो यानी कि सेम वेनर जो है वो मुझे बताया करता था कि उसे भी वो स्थान पसंद है, यानी कि वह हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान की आवाज़ें बहुत पसंद है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस।
यानी कि थर्ड लेवल का जो साउंड था वो उसे बहुत पसंद था, एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और अब वह वहाँ पर ही था। एंड ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894 वो 1894 में पहुंच गया था, यानी कि चार्ली तो वापस आ गया लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ पर गायब हो चुका था। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक रात जब डाक टिकट संग्रह के उत्साह से देखते हुए, फसिंग का मतलब उत्साह के साथ जब मैं उनको ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम जानते हो, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि प्रथम दिवस लिफाफा क्या होता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जैसे स्टूडेंट आई हैव मेंशन इन स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट डे कवर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई एक डाक टिकट जारी होती है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो डाक टिकट संग्राहक जो होते हैं, संग्राहक जो होते हैं, जो उसे इकट्ठी करने वाले होते हैं डाक टिकट को, जिनको हॉबी होती है, तो वो कलेक्टर क्या करते हैं, बाय सम, उनमें से कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप, और उसको एनवलप को, लिफाफे पर उसका प्रयोग करते हैं, एंड टू मेल करने के लिए अपने घर पर, टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, वो यानी कि उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते पर लिफाफे पर लगाकर डाक में डालते थे, और वो उनके घर मेल कर देते थे और वो उनके घर पहुंच जाते थे। लेकिन एंड द पोस्ट मार्क प्रूव दैट डेट, और पोस्ट मार्क का मतलब होता है डाकखाने की जो मोहर है वो उस तिथि को प्रमाणित कर देती थी, डेट को प्रमाणित कर देती थी कि ये इस डेट को टिकट इशू हुई, और क्योंकि उस पर वो डाकखाने से सर्टिफाइड हो गया, उस पर मोहर लग जाती थी। द एनवलप इज़ कॉल्ड आ फर्स्ट डे कवर, और इस लिफाफे को प्रथम दिवस का लिफाफा कहते हैं, और उसको फिर वो इकट्ठा करते हैं। तो दैट इज़ द वे टू कलेक्ट स्टैम्प, एंड दे आर नेवर ओपनड, और उन्हें कभी भी खोला नहीं जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया एक एनवलप होता है और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, उस पर अपना एड्रेस लिख देते हैं और उस पर टिकट खरीद करके उस पर चिपका देते हैं, और उसे फिर अपने घर पर मेल बॉक्स में डाल देते हैं, अपने जैसे कि वो उनके मेल बॉक्स घर पर पहुंच जाए, और उस एनवलप को कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि वो उन्होंने ही भेजा हुआ होता है अपने घर के एड्रेस पर, और वो ब्लैंक होता है, पता ही होता है उनके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कब तक लेटर लिखेंगे। तो इसलिए कॉल्ड, दैट इज दिस एनवलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, एंड दे आर नेवर ओपनड, उन्हें कभी खोला नहीं जाता, एंड यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और आप केवल खाली कागज़ लिफाफे में डालते हो। यहाँ पर देखिए, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, एनवलप में खाली लिफाफा डालते हो, इसलिए उसे आप देनी। दैट नाइट, यानी कि उस रात, दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जब मैं अपने सबसे पुराने प्रथम दिवस के लिफाफों में ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड वन दैट, तो मुझे ये पता लगा कि आई शुड नॉट हैव बीन देयर, कि मुझे ये पता लगा कि जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था वो लिफाफा मुझे मिला। देखिए, दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे जो पुराने ओल्डेस्ट कवर थे, यानी कि फर्स्ट डे कवर थे, मैं उनमें जब ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड, मुझे मिला, वन, एक ऐसा एनवलप, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा एनवलप मिला, बट देयर इट वाज, परंतु ये वहाँ पर था, इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, ये वहाँ पर प्रथम दिवस लिफाफा इसलिए वहाँ पर था क्योंकि किसी ने ये मेरे दादाजी के पते पर मेल किया था। समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, कि किसी ने मेरे दादाजी के पते पर इसे मेल किया था, एट हिज होम, उसके घर पर, इन गेल्सवर्ग में। और वैसे भी अब यहाँ से क्लियर हो गया, उसके दादाजी भी गेल्सवर्ग में रहते थे और यहाँ पर चार्ली भी गेल्सवर्ग में ही रहता है। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, जैसा कि उस एनवलप पर हुआ जो एड्रेस था, उस बात से पता चलता है कि यह बात लिफाफे पर लिखी हुई थी, यानी कि उस लिफाफे पर यह एड्रेस लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह 18 जुलाई 1894 में वहाँ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ऐसा डाकघर की मोहर ये दर्शाती थी या दिखाती थी कि ये जो एनवलप था वो जुलाई 18, 1894 का था। एंड येट, फिर भी, आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, जबकि मुझे इसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी। एंड द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, और उस पर जो टिकट लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी, एंड डल ब्राउन, हल्की सी भूरी थी, एंड विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की पिक्चर थी, चित्र था। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल,
कि स्वाभाविक रूप से ये जब लिफाफा डाक द्वारा दादाजी के पास आया होगा मेल के द्वारा, तो इट वेंट राइट टू इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और सीधी सी बात है कि ये उनके घर पहुंचा तो सीधा वो उनके संग्रह में चला गया होगा, यानी कि उन्होंने वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में जो करते थे, इकट्ठी करते थे, उसमें डाल दिया होगा और वहीं पर पड़ा रह गया। एंड स्टेड देयर एंड टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और तब तक, जब तक मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तब तक वो वहाँ पर पड़ा रहा होगा, और उसके बाद मैंने इसे निकाला और इसको खोल करके पढ़ा। एंड टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और मैंने इसे खोल कर पढ़ा। तो स्टूडेंट यहाँ क्या था, तो इसके अंदर द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, के अंदर जो ब्लैंक पेपर हम डालते थे वो ब्लैंक पेपर नहीं था, इट रीड, इस पर बल्कि लिखा था। एंड 941 विलार्ड स्ट्रीट, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सवर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 की डेट इस पर डली हुई थी। इस पर लिखा था चार्ली, क्योंकि ये लेटर सेम ने लिखा था तो नीचे सिग्नेचर सेम की है, और ये चार्ली को एड्रेस करते हुए लिखा, आई गॉट टू विशिंग दैट, कि यू वर राइट, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक थे। एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और अब मैं विश्वास करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो है कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी तीसरा तल मिल गया है। वीक्स मैं वहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब सब कुछ ठीक है। डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज, और अब वो कहता है कि मैं वहाँ 2 सप्ताह से हूँ और ठीक अब गली में नीचे की ओर डेली के घर में, यानी कि अब वो कहता है आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई बीन देयर हेयर फॉर 2 वीक्स, मैं वहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब वहाँ से सीधी तरफ डाउन नीचे की ओर द स्ट्रीट्स गली में, एट द डेलीज, डेली का जहाँ पर घर है, समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, अब कोई पियानो बजा रहा है वहाँ पर। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम, और वे वहाँ सब बाहर दहलीज पर ये गाते हुए गए हैं सेइंग नेली होम। अब वो कहना ये चाहता है स्टूडेंट राइट नाउ, और वहाँ से डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे की साइड एट द डेलीज, डेली के घर पर, समवन इज़ प्लेइंग पियानो, वहाँ पर कोई एक पियानो बजा रहा है। एंड दे आर और आउट, फिर वे वहाँ से डेली के घर से बाहर आ जाते हैं। ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और यानी कि दहलीज पर आ जाते हैं। फ्रंट पोर्च का मतलब है दरवाजे से निकलकर बाहर दहलीज गली में आ जाते हैं, और वो गाते हुए अब जा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? सिंग नेली होम, सिंग नेली होम का गीत गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और अब मुझे भी लेमोनेड, नींबू शरबत के लिए भी बुलावा आया है। एंड कम ऑन बैक, अब यानी कि सेम वेनर कहता है मुझे नींबू पानी पीने के लिए बुलाया है, और अब चार्ली और लुइसा तुम दोनों ही, तुम भी वापस आ जाओ, कम ऑन लुइसा, एंड कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम ढूंढते रहना, यानी कि तुम खोजते रहना जब तक तुम्हें ये नहीं मिल जाता थर्ड लेवल। इट इज़ वॉर्थ इट, इट्स वॉर्थ इट, ये खोजने के योग्य है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। द नोट इज़ साइन सैम, अब ये जो नोट था, यानी कि ये जो लेटर लिखा हुआ था, इस पर सैम ने साइन कर रखे थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब मैं क्या हुआ स्टूडेंट, सिक्कों की दुकान पर, टिकट डाकघर और सिक्कों की दुकान पर गया। एट द स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प जहाँ पर बिकती हैं, एंड कॉइन, और जहाँ पर सिक्के बिकते थे पुराने टाइप के, स्टोर आई गो टू, मैं वहाँ पर गया। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब मैं कॉइन स्टोर और स्टैम्प स्टोर पर गया। एंड आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट 8, और मैंने वहाँ पर जाकर के पूछा या पाया कि सैम ने पुरानी किस्म के लगभग $800 खरीदे हैं। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि वो पुराने स्टाइल की, पुरानी मुद्रा की करेंसी थी। देखिए वो कहता है आई फाउंड आउट दैट, मैंने वहाँ जब मैं उस दुकान पर गया तो मुझे पता लगा कि द सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने पुराने स्टाइल की $800 मूल्य की मुद्राएं खरीदी थी। एंड दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, और उसने क्या किया है कि भूसे और चारे का अपना बिजनेस कर लिया होगा। दैट और टू सेट हिम, जिससे उसने सेट कर लिया होगा
कि अप इन आ नाइस लिटिल हे, लिटिल हे का मतलब होता है स्टूडेंट भूसा, जैसे गाय भैंस जिसको खाती हैं, कि उसने क्या है कि भूसे फीड यानी कि पशुचारे और ग्रेन बिजनेस अनाज का अच्छा बिजनेस कर लिया होगा। एंड ही ऑलवेज सेड, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि हमेशा कहता था कि उसकी वास्तव में यही करने की इच्छा थी और जो वो कर भी सकता था। यानी कि वो इन बिजनेस को ही, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि भूसे और पशु चारे और अनाज का अच्छा बिजनेस कर लिया होगा उसने, और उसी को उसकी करने की इच्छा थी और जो वो कर भी सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वो निश्चित ही अपने पुराने व्यवसाय को छोड़ कर के नहीं भी आ सकता था। यानी कि अब निश्चित तौर पर कैन नॉट गो बैक टू हिज बिजनेस, क्योंकि वहाँ उसने ओल्ड थर्ड लेवल पर यानी कि 1894 में उसने क्या किया होगा, भूसे का बिजनेस कर लिया होगा, बिजनेस अच्छा चल गया होगा, तो वो उस बिजनेस को छोड़ करके क्यों प्रेजेंट में आएगा, तो शायद इसलिए अब वो वहीं पर है। तो ये वो कहना चाहता है कि निश्चित ही वह अपने पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस एंड नॉट इन गेल्सवर्ग, और 1894 में वो गेल्सवर्ग इलिनॉइस में भी नहीं जा सकता था। एंड हिज ओल्ड बिजनेस, उसका अपना पुराना व्यवसाय। एंड वाई सेम वाज माई साइकिट्रिस्ट, क्यों सैम मेरा मनोचिकित्सक मित्र था। अब देखिए स्टूडेंट, इन लास्ट लाइनों से यहाँ पर क्लियर हो रहा है नोट्स इन गेल्सवर्ग। नोट इन गेल्सवर्ग का मतलब है कि अब गेल्सवर्ग में नहीं, और इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई, क्यों, सैम वाज माई साइकिट्रिस्ट, सैम मेरा क्यों मनोचिकित्सक मित्र था। जैसा इस बुक में लिखा है स्टूडेंट, मैंने वैसा ही पढ़ा आपको। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड लेवल किससे रेफ़र करता है, तो थर्ड लेवल आपको पता है कि एक सबवे था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जिसके बारे में हमने चार्ली और सैम का जो डिस्कशन था वो हमने लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड and learned it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.